सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी अ रिवीजन क्विज फॉर यू, क्योंकि चूंकि मतलब अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ऑलमोस्ट आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए होंगे। तो एक बार हम क्विज करके देख लेते हैं, क्विज लेके देख लेते हैं कि कैसे होंगे। देखो ऐसा है कि ये जो क्विज होगा ये सेक्शनल क्विज है, और यहाँ पे क्या होगा आपके कि आपके एमसीक्यू प्रॉब्लम्स भी होंगे, एमएसक्यू प्रॉब्लम्स भी होंगे, और इसके साथ साथ आपके पास एनईटी टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो हम करते हैं वो एमएसक्यू और एनईटी सेक्शन में करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो वो ऐड किए। देखो करना सिर्फ ये है कि देखो यहाँ पे आपका है क्या कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 10 में से 5 आपके एमसीक्यू हैं। इसमें आपको क्या करना, हर राइट आंसर के लिए +2 कर लेना और रॉन्ग आंसर के लिए -2/3 कर लेना है। एमएसक्यू क्वेश्चन जो है वो आपके 3 एमएसक्यू क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे हर राइट आंसर के लिए आपको +2 करना, रॉन्ग आंसर के लिए बस 0 कर देना है। और एनईटी क्वेश्चन रहेंगे वो 2 रहेंगे, तो टोटल 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना, 2 एनईटी क्वेश्चन रहेंगे, हर राइट आंसर के लिए आपको 2 नंबर लेने हैं और रॉन्ग आंसर के लिए 0 ले लेना है, ठीक है। तो देखो बस यही करना। आखिरी में जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाए, मतलब देखो करना क्या है कि क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पे आएगा आप वीडियो को पॉज करोगे, वीडियो को पॉज करने के बाद मतलब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे पहले, ठीक है। अटेम्प्ट अगर आपका आंसर सही आ गया तो ठीक है, मतलब सही है, आप मार्क्स जो है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लोगे। आंसर गलत आया तो मार्क्स जो है उसके अकॉर्डिंग आप माइनस कर लोगे, ठीक है। ओके और प्लीज बी ऑनेस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ऑनेस्ट रहोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है, अ मैन मेजर्स द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट एंड फाइंड इट्स पीरियड टू बी t सेकेंड if the lift accelerate upward with an acceleration of g/4, in that case the period of pendulum is, pendulum का पीरियड जो होगा वो आपका क्या होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, और उसके बाद पॉज करने के बाद फिर आप इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो आई होप आपने पॉज कर लिया होगा और अटेम्प्ट आपने कर लिया होगा, राइट आंसर जो है वो भी आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो आपका होता है क्या है, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज सिंपली 2π√L/g इफेक्टिव, ठीक है। नॉर्मल केसेस में हम इसको जी लिखते हैं, लेकिन आप यहां पे हमेशा जी इफेक्टिव रखोगे। व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी, ठीक है, जब आपका लिफ्ट जो है इज स्टेशनरी, लिफ्ट जो है वो आपका स्टेशनरी है, इन दैट केस क्या होगा आपका जी प्राइम इज सिंपली इक्वल टू जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम पीरियड, अगर मैं फर्स्ट वाले केस का टाइम पीरियड t1 ले लूँ, दूसरे का टाइम पीरियड t2 ले लूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू √g इफेक्टिव फॉर द सेकंड केस डिवाइडेड बाय g इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट केस। याद रखना ये पावर नहीं है, ये इफेक्टिव फर्स्ट और सेकंड केस का है। अब देखो जब लिफ्ट स्टेशनरी होता है तो आपका क्या होता है, जी प्राइम इज सिंपली जी, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, जब आपका लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो जी प्राइम क्या होता है, दैट इज सिंपली g+g/4, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है g/4। यस, सो दिस विल बी इक्वल टू 5g/4। क्या करना आपको यहाँ पे पुट कर देना है, सो t1/t2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसकी मैं बात करूं √5g/4 इंटू जी, तो ये कैंसिल हो गया आपका। सो t2, अगर मैं t2 की बात करूं, ये क्या हो जाएगा 2, ये इधर चला जाएगा, सो 2 टाइम्स t डिवाइडेड बाय √5, 2 टाइम्स t1 कर देते हैं, और t1 जो है वो हमारा t के इक्वल दिया हुआ है। सो द राइट आंसर विल बी 2t डिवाइडेड बाय √5, द राइट आंसर विल बी डी जो होगा ये आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अल्फा एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज बीटा, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, तो इसका टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप अटेम्प्ट करके फिर से वापस आना, ठीक है। सो आई होप आपने ये कर लिया होगा, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है, तो आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज सिंपली अल्फा इंटू ओमेगा, राइट, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, मतलब ए अल्फा या जो भी लिखना है, सो ए टाइम्स ओमेगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें बीटा, दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। नेगेटिव साइन को हटा देते हैं बिकॉज मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो यहां से देखो अब आप ध्यान देखना, अगर आप बीटा अपॉन अल्फा करते हो ये क्या हो जाता है, ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ओमेगा। सो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, सो बीटा ओवर ओमेगा दैट इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा दैट इज इक्वल टू ओमेगा, एंड वी नो दैट टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2π ओवर ओमेगा। इसका मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2π ओवर ओमेगा का मतलब क्या हो गया, बीटा अपॉन अल्फा। सो द राइट आंसर इज 2π अल्फा ओवर बीटा, सो द राइट आंसर विल बी सी ओनली, ठीक है। फिर से वही मार्क्स जो है ऐड कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एम्पलीट्यूड ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर
is A when velocity of a particle is half of maximum velocity, the position of the particle will be। तो ठीक है, सो फिर से अगेन वही काम करो कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, पॉज करने के बाद आप दोबारा से वापस आना। दिया हुआ कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना ए जो है दिस इज एम्पलीट्यूड, कभी कभी ए एम्पलीट्यूड और एक्सेलरेशन में कंफ्यूजन हो जाती है, बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए इज एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई टर्म है नहीं। ये हो गया। अब आपसे पूछा है हाँ, व्हेन द पार्टिकल इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज, पोजीशन पार्टिकल की क्या होगी। तो देखो आपको पता है कि वेलोसिटी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ए ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। अब ये जब होगा तो उस केस में आपसे पूछा है कि एम्पलीट्यूड जो होगी इसकी वैल्यू क्या होगी। सो ओमेगा से ओमेगा ये कैंसिल हो गया। आप थोड़ा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर आप एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे सो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब x जो हो गया दैट इज 3a डिवाइडेड बाई 2, रूट 3a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, a जो होगा रूट के बाहर आएगा, सो द राइट आंसर विल बी रूट 3a बाई 2। सो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम two springs with spring constant Ka and Kb if the objects oscillate vertically such that their maximum kinetic energy are equal, the ratio of their amplitudes is। इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा अगर उनके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट Ka एंड Kb गिवन है। ठीक है, सो सेम वीडियो को पॉज कर लेना, फिर अटेम्प्ट करो और फिर वापस आओ। सो होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं इसको। आप देखो यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये आपकी होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और आपको एक बात और पता है कि m ओमेगा स्क्वायर जो होता है इसको हम और क्या लिखते हैं, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट के ए। ठीक है, के ए टाइम्स ए स्क्वायर। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस, राइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी की अगर बात करें, काइनेटिक एनर्जी बी की बात करें, सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ के बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा कि इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों अगर इक्वल होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ के बी स्क्वायर। सो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ए बाई बी अगर हम करें तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बी डिवाइडेड बाई के। सो द राइट आंसर विल बी बी। बी जो होगा ये आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है इन एसएचएम द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम इज। काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ कौन सा होगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करती है। सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी कॉस स्क्वायर, हाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एम बी स्क्वायर, या सो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सो कॉस स्क्वायर का ग्राफ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर भी आप लिख सकते हो अगर आपने मतलब x को जो है उसको कॉस के टर्म में अगर शुरू किया आपने लिखना। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी बी। बी जो होगा ये इसका राइट आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एमएसक्यू है, तो याद रखना फिर से वही काम करना है। एमएसक्यू में बस एक रूल है कि आपको राइट आंसर पे +2 और रॉन्ग आंसर पे 0 करना है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो 3 एमएसक्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है आंसर कर सकते हो। द फिजिकल कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की फिजिकल कंडीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी फेड फ्रॉम आउटसाइड, पोटेंशियल एनर्जी बाहर से लेनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ इनर्शिया, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसको वीडियो पॉज करके। ठीक है, अगर नहीं किया तो कर लो अभी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट एनालाइज करते हैं इसका। पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी फेड फ्रॉम आउटसाइड, ये कभी नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो अंदर से ही आती है, उसके हमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता। प्रेजेंस ऑफ इनर्शिया, यस एब्सोल्युटली, हमेशा इनर्शियल फोर्स हमेशा यहाँ पे होता है, इनर्शियल फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स, यस। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, एग्जैक्टली ये हमेशा ही होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम आपका होना ही चाहिए, अदरवाइज पार्टिकल जो होगा वो अपने मीन पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। ये क्या होगा, हमेशा मीन पोजीशन से दूर भागेगा। रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, यस एब्सोल्युटली। सो द राइट आंसर विल बी बी, सी एंड डी। बी, सी और डी जो है ये आपके राइट आंसर्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फोर्स विच डज नॉट डिस्क्राइब एस एन एसएचएम
एसएचएम को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? वीडियो को पॉज करो और फटाफट आंसर करना है इसका। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल नहीं, कभी रिप्रेजेंट नहीं करता ये। अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, बिल्कुल नहीं। अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, यस ये करता है। लीनियर इन पोजीशन, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ए बी एंड डी, ए बी डी, ये तीन जो होंगे आपके राइट आंसर में। अगर आपने सही आंसर दिया तो +2 कर लेना, अदरवाइज 0 कर लेना। याद रखना एक भी ऑप्शन अगर गलत है तो भी आपको 0 ही करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When a particle is being acted upon by two mutually perpendicular SHM with same frequency and same amplitude, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अगर दोनों ही सेम होता है, ठीक है, और दोनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, देन इट ट्रेसेस अ पाथ विच इज, ये कौन से पाथ को ट्रेस करता है? तो सिंपल सी चीज है आपका, ये क्या हो गया, जैसे फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है वो आपका सेम है, मतलब मैं यहां पे अगर लिखता हूं कि x दैट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है, और मैं लिखता हूं y दैट इज इक्वल टू a, अब यहां पे क्या कर देते हैं, सेम मतलब सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड है, सो a साइन ओमेगा टी लेकिन परपेंडिकुलर है, राइट, सो अपॉन पाई बाय 2, राइट, परपेंडिकुलर एसएचएम, या सो ए साइन, एक सेकंड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड है, नहीं इसको रहने दो आप क्योंकि फेज डिफरेंस का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। सो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एक काम यहाँ पे आप कर सकते हो कि ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, सो अगर सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है सो इट मे रिप्रेजेंट, इसको तो रिप्रेजेंट करेगा ही, साथ में आप इसको इस फॉर्म में ले सकते हो y इक्वल टू ए, क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं है ना, हाँ फेज डिफरेंस नहीं है, आप छोड़ दो इसको। सो दैट इज सिंपली ए साइन ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी, मतलब x इक्वल टू वाई। सो x इक्वल टू वाई इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे MSQ होना था बट सिंपली एक आंसर होगा दैट इज सी, स्ट्रेट लाइन, बाकी सारे आंसर जो है गलत होंगे, ठीक है। सर्कल को रिप्रेजेंट कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस कुछ गिवन नहीं है, एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, इसलिए इलिप्स को रिप्रेजेंट कर नहीं सकता, नन ऑफ द तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन को ऑब्वियस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओके फाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी n, द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंजेस कंप्लीटली टू पोटेंशियल एनर्जी इज अल्फा टाइम्स n। मतलब आपने क्या किया, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटर है, इसकी फ्रीक्वेंसी n है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग कंप्लीटली टू पोटेंशियल एनर्जी इज अल्फा टाइम्स n। तो इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? मतलब यहां पे हो क्या रहा है कि कोई सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी n है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करूं और वो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो आपको पता होगा कि आप इसको जब लिखने जाओगे आपको पता है कि आप कैसे लिखते हैं इसको, साइन ओमेगा टी, ठीक है। मान लो कि आपका साइन ओमेगा टी है और ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, राइट, तो मैं सिंपली ओमेगा ही मान के आपको चल रहा हूं। अब क्या हो रहा है कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कंप्लीटली चेंजिंग टू पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दैट इज सिंपली इक्वल टू हाफ ऑफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद यहां पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब सॉरी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करो सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है ध्यान से देखना इसको, m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद यहां पे हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ये जो है ना, ये आपका कंप्लीटली इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, आपका ये जो हो रहा है कंप्लीटली चेंजिंग टू पोटेंशियल द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप क्या पूछा कि काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, अब यहां पे देखो थोड़ा ध्यान से, आप अगर काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की बात करो तो चूंकि यहां पे कॉस स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, सो जब कभी यहां पे कॉस स्क्वायर होगा, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर और आप साइन या कॉस की अगर बात करो, ठीक है, एनीवे यहां पे साइन स्क्वायर भी है, इसका मतलब सिंपल सा है कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आपकी डबल हो जा रही है, ठीक है। सिंपली आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग डबल्ड, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस, या फिर ऐसे लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस नहीं 1 माइनस साइन 2 ओमेगा टी, राइट। ये ऑलमोस्ट इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब आप बस इसी का ध्यान रखना कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो हो रही ना वो डबल हो जा रही, चाहे आप इसमें लो चाहे आप इसमें लो, इसको भी आप सिमिलर उसी फॉर्म में लिख सकते हो, साइन 2 के फॉर्म में, राइट। साइन स्क्वायर है तो इसका मतलब कॉस 2 के फॉर्म में आप इसको इजीली लिख सकते हो। तो सिंपली ध्यान रखना कि यहां पे अगर ऐसा कुछ होगा तो फ्रीक्वेंसी अगर n थी तो काइनेटिक और पोटेंशियल में जब ये कन्वर्ट होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट विल बी 2 टाइम्स n, फ्रीक्वेंसी आपकी दुगनी हो जाती है, तो अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी सिंपली 2, ठीक है, ध्यान रखना इसका।
आपसे पूछा अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है, ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड टी इक्वल टू 4 सेकेंड, द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम पोजिशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन टू द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहां पे बस ये है कि आपका ए जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है एंड टाइम जो है दैट इज 4 सेकेंड। अब इससे पूछा है कि ये देखो इसका टाइम पीरियड है ये, ठीक है, ध्यान रखना इसका ये टाइम पीरियड है। तो अब ये क्या पूछा कि एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब आपका क्या है कि ए दैट इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, मतलब आप अगर x की बात करो तो x इज सिंपली ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि एक्सट्रीम से आ रहा है, राइट, एक्सट्रीम से अगर नीचे आ रहा तो आप हमेशा इसमें कॉस यूज करोगे, ए कॉस ओमेगा टी। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब अब पूछा है कि आपका x जो है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड हो जाएगा, मतलब क्या हो गया a बाई टू दैट इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, राइट। ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ओमेगा टी क्या हो गया दैट इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब पाई बाई 3। ये तो ओमेगा टी मतलब कॉस ओमेगा टी जो हो गया दैट इज 1/2, इसका मतलब ओमेगा टी कितना हो गया दैट इज पाई बाई 3। लिख देते हैं इसको, ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3, राइट। ये हो गया आपका मतलब कॉस 60 इज सिंपली 1/2। अब ओमेगा क्या होगा आपका, अब आपसे टाइम पूछा है और टी दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3 टाइम्स ओमेगा एंड पाई बाई 3 टाइम्स 2 पाई इंटू, मतलब ओमेगा जो होता है आपको पता है कि ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, राइट। सो टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, मतलब दोनों ये रिलेशन एक ही साथ चलता है, तो ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी सिंपली। सो देयर वी हैव टी, ठीक है। तो ये कैंसिल करो, आपका क्या हो गया टी की वैल्यू क्या है 3, टी का मतलब हो गया 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, सो ये कैंसिल हो गया दैट इज सिंपली 0.667, ठीक है। सो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। प्लीज जाते जाते अपना नाम, कहाँ से हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने कितने मार्क्स गेन किए उसको प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन कर देना। तो अगर ये चीज़ अच्छी लगी, मतलब व्यूज़ ठीक ठाक आए, तो मैं ये सेशन, ऐसे सेशंस कंटिन्यू करूंगा। ये सेशन जो होंगे आपके डेली सुबह लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो सुबह ही, मतलब जैसा आज आपको दिख रहा है ये सुबह 7 बजे, तो इससे सुबह 7-8 बजे के आसपास ये आपको लाइव दिख जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो इसको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। सो मतलब इसके हिसाब से हम IIT जैम का जब तक चलेगा तब तक MCQ अलग अलग टॉपिक्स के साथ MCQ MSQ की सेशन जो होंगे वो हम चलाते रहेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जैम।